बराबर। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अंतर्गत आज हम लोग कुछ पढ़ना है और भारतीय नागरिकों की या जो आप लोग बीपीसी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अध्ययन आपके समग्र मूल्यांकन का एक विषय है। समग्र मूल्यांकन आप जो भी परीक्षा की तैयारी करते हो और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी देखेंगे और एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी देखेंगे तो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अध्ययन होना ही चाहिए। जो किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है, वो बड़ा से बड़ा राष्ट्र हो अथवा छोटा से छोटा राष्ट्र हो। ग्लोबलाइजेशन की इस दौर में हम लोग एक वैश्विक गांव में रह रहे हैं या वैश्विक नागरिक बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यद्यपि यह वैश्विक नागरिकता पूरी संकल्पना है, लेकिन फिलहाल जैसा कि हम लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो हमारी विचारधाराएं भी एक दूसरे को प्रभावित हो करती है और घटनाएं भी एक दूसरे को प्रभावित करती है। आज हम लोग 3 मुद्दे पर देखेंगे। सबसे पहले अमेरिका ईरान पर हमारा सबसे पहला कंसर्न होगा, अमेरिका वर्सेस ईरान। दूसरा हमारा कंसर्न होगा अमेरिका वर्सेस ईरान के बाद एक पैक्स सिल का, और तीसरी बात हम करेंगे बोर्ड ऑफ पीस पर। इसकी बैठक हुई बोर्ड ऑफ पीस पर। अब देखिए अमेरिका वर्सेस ईरान पर हमने इससे पहले भी एक लेक्चर डिलीवर किया था जो आपको 17 जनवरी के वीडियो में अवेलेबल है। 17 जनवरी के वीडियो में मोर और लेस जैसा कि एक प्रेडिक्शन के तौर पर हमने कहा तो वैसे ही घटनाएं बन रही है। आप लोग उनको देख सकते हैं कि परिस्थितियां किस तरह की घटनाएं उस तरह की है। वहां पर हमने कहा था कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बदलने में जो वक्त लगता है उस वक्त का हमें इंतजार करना चाहिए। और टैक्स सिल का एक नई अवधारणा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बोर्ड ऑफ पीस पर भी हम लोगों ने एक लेक्चर डिलीवर किया था। जो बोर्ड ऑफ पीस पर जो हमारे लेक्चर्स है वो हमारी 14 फरवरी के वीडियो में अवेलेबल है, जो कि आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बोर्ड ऑफ पीस जहां पर कि आपको एक इंट्रोडक्शन बोर्ड ऑफ पीस का मिल जाएगा। जो बोर्ड ऑफ पीस क्या है उसकी इंट्रोडक्शन भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसकी बैठक हुई है इसलिए आज हमारी चर्चा का विषय बोर्ड ऑफ पीस की है। सबसे पहले हम अमेरिका और ईरान की बात करते हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान। अमेरिका वर्सेस ईरान पिछले कुछ दिनों से, खासकर पिछले 1 महीने से आप किसी भी राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स को देखेंगे तो आपको अमेरिका ईरान के संदर्भ में कुछ घटनाएं देखने को मिलेगी कि तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ईरान एक प्रमुख वैश्विक शक्ति नहीं लेकिन एक क्षेत्रीय शक्ति जरूर है। और मध्य पूर्व का अगर कोई संसार हो तो मध्य पूर्व के संसार में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मध्य पूर्व एशिया के जो मध्य पूर्व देश उसकी बात करता हूं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण शक्ति है ईरान और एक महत्वपूर्ण शक्ति पीछे इजराइल है। ईरान और इजराइल, आपको आश्चर्य लगेगा यह जान करके कि ईरान और इजराइल के बीच में कभी अच्छे संबंध थे। बहुत ही प्रगाढ़ संबंध थे ईरान और इजराइल के बीच। जब ईरान आधुनिकीकरण की राह पर था तो ईरान और इजराइल दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे, प्रगाढ़ संबंध थे। लेकिन जैसे जैसे ईरान धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ा या धार्मिक शासन की ओर बढ़ा तो इजराइल के साथ उसके संबंध क्रमशः बिगड़ते चले गए। और ईरान की परमाणुविक महत्वाकांक्षा ने उसके संबंधों को अमेरिका के साथ भी क्रमशः डिग्रेडेड करते करते निम्नतर स्तर तक पहुंचा दिया। वार्ताएं हुई, कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता का परिणाम निष्फल रहा। वार्ता का परिणाम नहीं निकला। इजराइल और अमेरिका एक तरफ प्रमुख रूप से भी सामने में आएंगे और ईरान अकेला। यहां पर आपको 2-3 चीजों को समझना है कि विकल्प क्या है। अभी 2 समानांतर चीजें चल रही हैं। अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द अपना अब्राहम लिंकन, जो उसका प्रसिद्ध समुद्री बेड़ा है अब्राहम लिंकन फ्लीट, अब्राहम लिंकन को ईरान के पास लगभग भेज चुका है। 700 किलोमीटर की दूरी पर, 700 या 500 किलोमीटर की दूरी पर यह भेज चुका है। 500 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 50 से अधिक F-35 या F-18 विमान, F-35 और F-18 विमान अब्राहम लिंकन इस बेड़े में है, जहां पर वह सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंतिम जो आदेश है उसका इंतजार कर रहा है। मतलब अमेरिका अपने एयरफोर्स
को यहां तक ईरान की सीमा तक प्रॉक्सी वॉर के लिए या ईरान के इर्द गिर्द ईरान पर प्रेशर डालने के लिए पहुंचा चुका है, जहां पर कि अमेरिका के राष्ट्रपति कि वह अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा है। अब हम ईरान के पास ऑप्शंस क्या है इसको देखना पड़ेगा। यहां पर ईरान के पास पहला अगर ऑप्शन आता है तो अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर हमला, ईरान के पास पहला ऑप्शन आता है। ईरान के पास पहला ऑप्शन आता है अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर हमला, पहला। अगर ऐसी संभावना अगर युद्ध होती है उस स्थिति की, क्योंकि एक सत्ता तो यहां पर है कि अमेरिका उसे ईरान को प्रेशर में रख रहा है, अपनी सैनिक उपस्थिति को ईरान पर, ईरान के इर्द गिर्द या सैनिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। और दूसरी चीज ये क्या है कि स्विट्जरलैंड के जनेवा में अमेरिकी प्रतिनिधि और ईरान के प्रतिनिधि के बीच में वार्ताएं भी चल रही है। मतलब एक तरफ सैन्य जवाबड़ा भी है और एक तरफ वार्ता भी चल रही है, दरवाजे भी खुले हुए और युद्ध की तैयारी भी चल रही है। यहां पर अमेरिका की नीति को आपको समझना चाहिए। अमेरिका की नीति यहां पर शांति का मार्ग तैयार करना नहीं है, अपनी शर्तों पर शांति का मार्ग तैयार करना है। अमेरिका शांति के लिए, अमेरिका ईरान को समझौते के लिए बाध्य करना चाहता है, क्योंकि यह समझौता सहज समझौता नहीं, यह दबाव में किया गया समझौता है। अगर कोई समझौता ऐसा होता है तो दबाव में किया गया समझौता होगा, दबाव में। अब प्रश्न यहां पर यह है, क्या ईरान को दबाव में रखा जा सकता है? प्रश्न यहां पर यह, ईरान के साथ कौन कौन खड़े होंगे? यहां पर मैं ईरान के साथ जो रिटेलिएशन की जो स्थिति आती है, ईरान कहां तक प्रतिघात कर सकता है, उस चीजों पर भी अपने लोगों को समझना होगा। ईरान की क्षमता क्या है? देखिए, ईरान की सबसे पहली तो क्षमता उसकी भौगोलिक स्थिति। ईरान की सबसे पहली क्षमता उसकी भौगोलिक स्थिति। मध्य पूर्व के सभी देशों में इजराइल को छोड़कर ईरान, मध्य पूर्व में अगर इजराइल को आप अलग कर ले तो वहां पर देखेंगे ईरान सबसे अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी अपने पास में रखता है। ईरान में जितने भी मुस्लिम कंट्री माने जाते हैं उसमें पाकिस्तान को छोड़कर ईरान ही संभावित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न माना जाता है। 2 दिन पहले जो ईरान में भूकंप आया था उसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग ऐसा मानना है कि उस दिन ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। और ईरान के सहयोग में कौन से देश आएंगे वहां पर आपको ये भी समझना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है। अमेरिका की इस नीति को जो अभी उसने वेनेजुएला में जो किया, वेनेजुएला में जो घटनाएं घटी अमेरिका ने जो भी किया वेनेजुएला में, अमेरिका ने ग्रीनलैंड के संदर्भ में जो स्टेप लिए, ग्रीनलैंड के संदर्भ में जिस तरह की बयानबाजी हुई, कनाडा के बारे में जो बयानबाजी अमेरिका के द्वारा हुई, तो एक अमेरिकन सुपरमेसी को, जिसको अमेरिकन प्रभुत्व को पूरे विश्व पर थोपना कहते हैं, तो ईरान के साथ अभी रूस ने अपने एक नौसैनिक अपने पनडुब्बी को वहां पर भेजा है। और चीन ने किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है। यद्यपि विश्व की अन्य महाशक्तियों में से भारत ने अभी शांति का मार्ग प्रशस्त करने की बात की है, विश्व की प्रमुख शक्तियों की बात कर रहा हूं तो, लेकिन यहां पर देखना है कि क्या रूस और चीन किस स्थिति में आएंगे। वो क्या अमेरिका के साथ किसी सैन्य टकराहट की ओर बढ़ेंगे, या अमेरिका इतने बड़े रिस्क, इतने बड़े चीजें रूस के साथ सैन्य टकराहट को आमंत्रण देगा, क्योंकि रूस खुद अभी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। रूस की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां है वो अनुकूल उतरी नहीं है जितने कि सोवियत संघ के दिनों में थे। तो ये हमारे सामने में कुछ यक्ष प्रश्न होंगे। तो आज हम लोग उन विकल्पों की बात करेंगे, उन परिस्थितियों की बात करेंगे। सबसे पहले ईरान के हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले ईरान के पास पहला विकल्प होगा, अगर किसी संभावित युद्ध की स्थिति में पहला ईरान के पास विकल्प होगा जो तेल का मार्ग है, तेल का मार्ग जहां पर कि एशियाई देशों में तेल का ट्रांसपोर्ट होता है, उस मार्ग को अवरोधित करें। जिस मार्ग से अधिकांश तेल का व्यापार होता है,
पुनः उसके पास दूसरा महत्वपूर्ण जो रिटेलिएशन करने का उसके पास अधिकार होगा कि वह अमेरिकी नौसैनिक जहाजी बेड़े पर हमला करे, अमेरिकी जहाजी बेड़े पर हमला करे जिसमें वह सक्षम है। यद्यपि यह कहां तक अमेरिकी जहाजी बेड़े अब्राहम लिंकन जैसे जहाजी बेड़े को नुकसान पहुंचा पाएगा, यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका जहाजी बेड़ा अत्यधिक उन्नत स्थिति में है। तो लेकिन वह ऐसा कर सकता है, इसकी संभावना बतलाई जा रही है। तीसरी महत्वपूर्ण जो तथ्य यहाँ पर आ सकते हैं कि अमेरिका के सैनिकों की उपस्थिति जो मित्र देशों में है, अन्य देशों में है, तो ईरान वहां पर हमला कर सकता है। ईरान की यह भी एक तीसरी स्टेप पे आ सकते हैं कि ईरान वहां पर भी हमला कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर के वह अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार को प्रभावित कर सकता है, अमेरिका के नौसैनिक क्षमता पर नौसैनिक क्षमता पर प्रतिघात कर सकता है, और वह अमेरिका के मित्र देशों में जहां पर के अमेरिका की सैन्य उपस्थिति है, उसके सैनिक हवाई अड्डे या सैनिक अड्डे है, तो वहां पर हमला करने की स्थिति में ईरान आता है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर आता है कि अमेरिका का एक उसमें एशियाई देशों में नहीं, इजराइल महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका कर रहा है, तो ईरान और इजराइल के बीच में एक संभावित युद्ध हो सकता है। इस संदर्भ में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अगर ईरान इजराइल पर किसी प्रकार का हमला करता है तो उसे अकल्पनीय प्रतिघात या अकल्पनीय हमला का सामना करना पड़ेगा। मतलब इजराइल ऐसी हमला करने की बात करता है जिससे पहले कभी हुई नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अकल्पनीय शब्द का बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रयोग किया है। तो यहां पर देखना है कि ईरान के संभावित हमले से इजराइल भी वाकिफ, ईरान के संभावित हमले से इजराइल भी वाकिफ। तो प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका अकेला ईरान पर हमला करेगा? तो नहीं, लेकिन इजराइल आवश्यक दूरी बना करके रखेगा पहले युद्ध के पहले चरण में। और अगर इजराइल और अमेरिका एक ही साथ हमला करते हैं तो विश्व की अन्य शक्तियां यथा रूस और चीन प्रभावी किसी न किसी प्रकार से कूटनीतिक तरीके से, तबाने तरीके से हो सकते हैं। तो यहां पर एक यक्ष प्रश्न यह भी होगा, अंतरराष्ट्रीय नीति हमेशा शांति की होनी चाहिए। ईरान को अपनी महत्वाकांक्षा पर भी कुछ प्रतिबंध लगानी चाहिए, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न होना एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्यता नहीं मानी जानी चाहिए। और हम लोग निशस्त्रीकरण के युग में जीना चाहते हैं, जहां पर कि विश्व कम से कम शांत रहे, विश्व में शांति स्थापित हो। तो अगर ईरान और अमेरिका किसी भी प्रकार के समझौते पर पहुंचते हैं, तो वह समझौता अगर दोनों पक्षों के लिए, उभय पक्षों के लिए, उभय पक्षों की संप्रभुता को, उभय पक्षों का आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करता हो, तो ऐसे समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में। और भविष्य में ऐसी संभावनाएं बनती है और इस तरह की चीजें होगी। आज की जो हमारे दूसरे टॉपिक्स होंगे वह बोर्ड ऑफ पीस पर होगा। बोर्ड ऑफ पीस पर देखिए, बोर्ड ऑफ पीस पर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इस पर हम लोगों ने इससे पहले जो 14 फरवरी की जो हमारे वीडियोस थे वो बोर्ड ऑफ पीस पर ही थी। 14 फरवरी की जो बोर्ड ऑफ पीस मूलतः यह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। डोनाल्ड ट्रंप इसके लाइफ टाइम चेयरमैन है, उसकी उन्होंने घोषणा की है। और बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग हुई है अभी वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में हाल फिलहाल ही वो इसमें वाशिंगटन डीसी में इसकी पहली बैठक, तो विधिवत औपचारिक बैठक हुई है बोर्ड ऑफ पीस की, वह वाशिंगटन डीसी में। ये ध्यान रखना है आज, इसलिए हमारा जो यह महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है जिसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। देखिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहली जो बैठक हुई थी, उस बैठक में किसी भी प्रकार का भारत की पार्टिसिपेशन नहीं थी। 22 जनवरी 2026 को हुई थी। और उसके बाद 19 फरवरी 2026 को दूसरी बैठक हुई है बोर्ड ऑफ पीस में। बोर्ड ऑफ पीस में अभी बोर्ड ऑफ पीस में विश्व के जितने देशों को निमंत्रित किया गया था उसमें से अधिकांश देशों ने अभी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में कम से कम 50 देशों के प्रतिनिधि, कम से कम 50 देशों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से, या 50 देशों के प्रतिनिधि हो, उनके राष्ट्राध्यक्ष हो,
वहां पर पहुंचे थे 50 देशों के प्रतिनिधि। इसमें कुछ राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे थे, जैसे पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे थे। पाकिस्तान अपने छवि को बदलने का पूरा प्रयास करता है, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसकी पोल खुली जाती है। यह पाकिस्तान का पता नहीं पाकिस्तान की असलियत लोगों को समझ में आने लगी है। खैर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। तो बोर्ड ऑफ पीस में भारत की तरफ से कोई अस्थायी प्रतिनिधि नहीं गया था, लेकिन भारत की तरफ से अभी वहां पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई उच्च स्तरीय प्रतिनिधि नहीं गया था, बल्कि एक विदेश सेवा के अधिकारी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और जिस अधिकारी का नाम, इसको ध्यान रखना है, खाम्पा, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो कभी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नमग्या खाम्पा इस अधिकारी का नाम था। इसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है इस बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में। नमग्या खाम्पा, इसको याद रखना है। और नमग्या खाम्पा, और यह जो बैठक हुई थी, इस बैठक में 3 चीजों पर आप फोकस करेंगे, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि क्या बोर्ड ऑफ पीस यूएनओ का विकल्प बन रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकल्प बन रहा है। तो बैठक में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह संस्था आने वाले दिनों में विभिन्न प्रकार के युद्धों को रोकने के लिए काम करेगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में पहल बनाएगी और साथ ही साथ यूएनओ पर भी निगरानी रखेगी। तो कई सुपर यूएनओ के युग में तो हम लोग नहीं जा रहे हैं कि एक सुपर यूएनओ बन जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण आने वाले दिनों में चुनौतियां होंगी। यहां पर आपको समझना है कि ब्रिक्स देशों में भारत ही ऐसा प्रमुख देश है, ब्रिक्स देशों में, जो अपना पर्यवेक्षक बोर्ड ऑफ पीस में भेज चुका है। अब रूस के तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया, चीन के तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया, लेकिन भारत की तरफ से भारत ने पर्यवेक्षक के तौर पर इसको स्वीकार किया। अब यहाँ पर 2 तरह की चीजें हैं, आपके दिमाग में बातें आएगी जो भारत ने क्यों स्वीकार किया, रूस चीन से अलग क्यों अपना मत रखा, अपनी विचारधारा को रखा। तो यहाँ पर समझना है कि भारत एक संप्रभुत्व देश है और भारत अमेरिका का विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं करता है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखना है कि यह जो यहाँ पर मुद्दा है कि यह गाजा पीस के लिए बनाया गया है। गाजा पीस प्लान, गाजा के बारे में हम उससे परिचय दिया था। गाजा पीस प्लान, गाजा में शांति स्थापित हो, विश्व का कोई भी प्रबुद्ध मानव इस चीज से इनकार नहीं कर सकता है। रोते हुए बच्चे, जो अनाथ बच्चे वहां पर है, बच्चों के साथ जो घटनाएं घटी, वहां पर मरवे के ढेर लग चुके हैं, वो मानवता के लिए प्रश्न चिन्ह है। तो गाजा में तो शांति स्थापित हो, यह तो कोई प्रश्न ही चुनौती का नहीं, वाद विवाद का प्रश्न ही नहीं है। और गाजा की जो स्थिति हो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, जो आप देख रहे हैं, तो फिलिस्तीन और इजराइल और विश्व सभ्यता में भारत वर्ष की हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय नीति शांति की नीति रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हम भारत युद्ध का समर्थक नहीं, बुद्ध का समर्थक है। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। भारत वर्ष के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति के साथ सामने में स्पष्ट कहता कि यह युग युद्ध का नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसका कवरेज हुआ। तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं है, वो भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रति जो समर्थन है उसकी विचारधारा है। तो भारत अगर विरोध करने के नाम पर सिर्फ इन चीजों पर उस अंतर्राष्ट्रीय जो बोर्ड ऑफ पीस पर गाजा के लिए बैठक बुलाई जाती है उसमें अगर भाग नहीं लेता, तो भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांत के साथ ये समझौता होता। तो भारत का इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर उपस्थित होना एक राजनीतिक कदम है। और भारत की संप्रभुता और भारत की विदेश नीति जो 1950 के बाद से है, और उससे पहले भी जो भारतीयों के स्वभाव में है, क्योंकि भारतवर्ष ने विश्व को शांति की शिक्षा ही दी है, उसके अनुकूल ही है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक होगा पैक्स सिल्का। ये थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी इसकी मिलनी चाहिए और आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा, क्योंकि पैक्स सिल्का एक महत्वपूर्ण टर्म है। पैक्स सिल्का, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इस बार राष्ट्रपति बने तो उसके बाद एक नया युग आया जिसको कि टैरिफ युग कहते हैं, डोमिनेंसी टैरिफ युग कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का फुल फॉर्म भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म इस तरह का कह सकते हैं, तो टैरिफ युग कहते हैं। अब पूरे विश्व में जो क्रिटिकल
क्रिटिकल जो अनिवार्य, जिसको कहते हैं कि आधुनिक युग के तकनीक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्रिटिकल जो मिनरल्स है, उस पर चीन का एकाधिकार माना जाता है। लगभग में 90% तक जो वो मिनरल्स के काम होते हैं वो चीन के एकाधिकार में। तो अगर सप्लाई केंद्र विश्व की अर्थव्यवस्था में एआई तकनीक में बढ़ती हुई तकनीक की जरूरतों के लिए ऐसे मिनरल्स के अधिकाधिक आवश्यकता होती है। अगर ये एक जगह ही केंद्रित होंगे, एक ही जगह केंद्रित हो, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई किस्म की एकाधिकार की स्थिति आ जाएगी, और वो एकाधिकार की स्थिति न तो विश्व व्यवस्था के लिए उपयुक्त होगी, न किसी एक राष्ट्र के लिए उपयुक्त होगी। तो अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सील का यह स्थापना हुई, अमेरिका के नेतृत्व में। यहां पर पैक्स शब्द लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है समझौता। तो पैक्स सील का अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय पहल थी, अंतर्राष्ट्रीय पहल थी। 11 दिसंबर 2025 को इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 2025 को 11 दिसंबर 2025 को इसकी विधिवत घोषणा की गई, और 12 दिसंबर 2025 को इसकी पहली बैठक हुई थी वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी। इसमें जो मूल रूप से लक्ष्य रखे गए वह सबसे पहला एआई तकनीक, एआई तकनीक प्रबल, मुख्य रूप से जिसमें लक्ष्य रखे गए एआई तकनीक पर बल रखा गया। अब संरचना पर बल रखा गया, अब संरचना पर बल रखा गया। महत्वपूर्ण जो क्रिटिकल मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण जो खनिज है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना, अवसंरचना और निर्यात का विविधीकरण, निर्यात एवं आपूर्ति, निर्यात एवं आपूर्ति, विशेषकर क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में और सेमीकंडक्टर के संदर्भ में निर्यात एवं आपूर्ति के केंद्र के विविधीकरण की बात की गई, केंद्र के विविधीकरण की बात की गई, विविधीकरण की बात इसमें की गई। पैक्स सिलिका में, पैक्स सिलिका में अभी मैंने चर्चा कर दी कि पैक्स सिलिका अमेरिका के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, और पैक्स सिलिका में जो महत्वपूर्ण रूप से देश है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से यूएसए खुद है, उसके बाद सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ग्रीस है, ग्रीस, यूएसए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद ग्रीस, उसके बाद जापान और दक्षिणी कोरिया, जापान एवं दक्षिणी कोरिया, जापान एवं दक्षिणी कोरिया। ये इसके अगर आपसे पूछेंगे जो पैक्स सिलिका में महत्वपूर्ण रूप से देश सभी कौन शामिल हुए थे, तो यूएसए था, सिंगापुर था, ऑस्ट्रेलिया था, ग्रीस था, जापान था, दक्षिणी कोरिया था। आप ये देखेंगे कि ये सारे जो राष्ट्र हैं वो यूएसए के मित्र वक्त भी है, और इस राष्ट्रों में एक और कॉमन चीज है कि सारे के सारे जो राष्ट्र हैं निर्यात का या आपूर्ति के केंद्र का विविधीकरण चाहते हैं, कम से कम विशेष रूप से चीन के संदर्भ। तो भारतवर्ष को पैक्स सिलिका का पहले जो सदस्य नहीं था भारतवर्ष जब इसकी स्थापना हुई थी, कालांतर में वर्तमान में जब मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं, जब मैं आप लोगों के बीच में हूं आज के डेट में, तो भारतवर्ष ने पैक्स सिलिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। तो पैक्स सिलिका चूंकि भारतवर्ष भी चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण की चीजें हो, जो आपूर्ति के केंद्र है, क्रिटिकल मिनरल्स है, उनकी आपूर्ति हो, ताकि भारतवर्ष की जो आने वाले युग में चुनौतियां हैं, आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, जैसे एआई के समय में, सेमीकंडक्टर के संदर्भ में जो हमारा भविष्य है वह बहुमुखी हो सके, वो केंद्रित हो सके। तो पैक्स सिलिका भविष्य की चुनौतियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां पर इसका उद्देश्य आपूर्ति केंद्र का विविधीकरण है और तकनीकों का प्रसार है। दूसरा भी आप लोगों ने देखा है कि भारतवर्ष में जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, तो एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि ब्राजील के राष्ट्रपति भी पहुंचे हैं, और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, आदरणीय मोदी जी ने वो स्टेटमेंट दिया था कि हमें एआई से भय नहीं, एआई में भाग्य दिखता है। तो यहाँ पर समझना है कि भारतवर्ष आने वाले दिनों में एआई का केंद्र बनकर उभरेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है,
और एआई का केंद्र बन के उभरने के लिए तकनीकी दक्षता करने के लिए सेमीकंडक्टर की या क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। जब हमें क्रिटिकल मिनरल्स केवल आयात पर ही बल नहीं देना है, भारत के विविध भागों में क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धि भी सुनिश्चित करनी है, मतलब खोज भी करना है, अनुसंधान भी करना है, उस पर भी हमको बल देना है। तो एआई का सम्मेलन हुआ तो इस दृष्टिकोण से भी भारत अगर पैक्स श्रृंखला में है तो तकनीकी नवाचार के क्षेत्र बढ़ेंगे और इससे भारत वर्ष में जो एक तकनीकियों के समक्ष में जो बैरियर आते हैं वो बैरियर भी खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। आज के क्लासेस में इतना ही। आज आपने तीनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, सारे गणित दृष्टिकोण से पढ़ा है। इसमें आप लोगों को कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम लोग युद्ध के पासू नहीं है, तकनीकों के संदर्भ में। और आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को मीडिया टीआरपी के आधार पर विश्लेषण ही करना पड़ता है, फैक्ट्स के आधार पर विश्लेषण करना पड़ता है, मूल्य सापेक्ष बनना पड़ता है। इस चीजों पर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।